तो हम लोगों का आज का टॉपिक होगा विलेयता। विलेयता है क्या, इसको हम लोग समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी या विलेयता है क्या, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम विलेयता। सॉल्युबिलिटी तो देखिए सॉल्युबिलिटी है क्या। 100 ml विलायक को संतृप्त करने के लिए किसी पदार्थ के जितने ग्राम उसमें घोलने पड़ते हैं उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। अर्थात हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, स्थिर ताप पर 100 ml विलायक को संतृप्त करने के लिए किसी विलेय पदार्थ के जितने ग्राम घोलने पड़ते हैं उस पदार्थ की विलेयता कहलाती हैं। विलेयता कहलाती हैं। यह सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता क्या परिभाषा हो गया। स्थिर ताप पर 100 ml विलायक को संतृप्त करने के लिए किसी विलेय पदार्थ के जितने ग्राम घोलने पड़ते हैं उसकी विलेयता कहलाती है। संतृप्त विलयन होता क्या है? संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जब विलेय का घुलना बंद हो जाए। यानी जब किसी निश्चित ताप पर हम विलेय को घोलते हैं एक निश्चित आयतन के विलायक में, और विलेय जब घुलना बंद हो जाए तो उस विलयन को संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखिए विलेयता हो गया। अब आता है कि विलेयता यानी किसी पदार्थ का विलायक में घुलने में कौन कौन से फैक्टर प्रभाव डालते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, इंग्लिश है इसका फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करेंगे, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं। तो पहला फैक्टर है विलेय तथा विलायक की प्रकृति। पहला फैक्टर क्या है? विलेय तथा विलायक की प्रकृति। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यानी विलेयता में पहला फैक्टर हम लोग ले रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर कैसी है। अगर विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति एक जैसी है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर दोनों की प्रकृति भिन्न है तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है। इसका मतलब
जब विलेय और विलायक दोनों सेम नेचर के होंगे, नेचर क्या है, या तो ये पोलर पोलर होंगे या तो नॉन पोलर, नॉन पोलर तो ये सेम नेचर कहलाएंगे। इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं जब विलेय तथा विलायक की प्रकृति समान जैसे पोलर पोलर या नॉन पोलर होती है तो विलेयता बढ़ती है। जब विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति एक जैसी हो, दोनों पोलर हों, दोनों नॉन पोलर हों, तो विलेयता बढ़ेगी। पोलर कंपाउंड क्या है, ऐसे कंपाउंड जो आयनों में टूट जाते हैं उन्हें पोलर कहते हैं। जैसे जल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है, पोलर है। NaCl सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है, पोलर है। और जो आयनों में नहीं टूटते हैं उसे नॉन पोलर कहते हैं। पोलर और नॉन पोलर क्या है, इस चैप्टर के शुरू वाले लेक्चर में हम इसको बता चुके हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। अब अगर इसकी प्रकृति अगर भिन्न भिन्न होती है तो विलेयता घट जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं जब विलेय तथा विलायक की प्रकृति भिन्न भिन्न अर्थात पोलर नॉन पोलर हो तो विलेयता घटती है। यानी जब विलेय और विलायक की प्रकृति सेम नेचर की होगी तो विलेयता बढ़ेगी। जैसे कार्बनिक द्रव मैक्सिमम नॉन पोलर होते हैं और आयल भी नॉन पोलर है, तो आयल और कार्बनिक किसी भी लिक्विड को मिलाएंगे मिल जाएगा। जैसे कार्बनिक में हम लोग पेंट लेते हैं, पेंट एक नॉन पोलर है। अगर हमें पेंट को डाइल्यूट करना हो तो हम उसमें आयल मिलाते हैं, क्योंकि आयल भी नॉन पोलर है। अगर उसमें पानी मिलाएंगे तो पेंट पानी में विलय नहीं होगा, क्योंकि पानी पोलर है और पेंट नॉन पोलर है। इसी प्रकार से जब हमें सोडियम क्लोराइड को अगर जल में डालते हैं तो दोनों पोलर हैं, दोनों की विलेयता बढ़ जाती है, अर्थात सोडियम क्लोराइड जल्दी घुल जाएगा। अगर हम सोडियम क्लोराइड को आयल में डालते हैं तो सोडियम क्लोराइड पोलर हो गया और आयल नॉन पोलर, सोडियम क्लोराइड की विलेयता घट जाएगी, अर्थात वो बहुत कम घुलेगा या नहीं घुलेगा। तो इसे नोट कर लीजिए, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर विलेयता को प्रभावित करने वाला है ताप, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को कैसे प्रभावित करती है। पदार्थों का किसी विलायक में विलय होने दो कंडीशन होते हैं। जब वो घुलता है या तो कुछ हीट जनरेट करेगा
अगर वो हीट जनरेट करेगा तो इसे बोलेंगे एक्सोथर्मिक सॉल्युबिलिटी। अगर वो हीट लेता है यानी गर्म करने पर विलय होता है तो उसे बोलते हैं इंडोथर्मिक। तो अब ये डिपेंड करता है, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो पदार्थ दो प्रकार के हो गए। कौन कौन? एक होता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब उष्मा क्षेपी, ऐसे पदार्थ जो घुलने पर उष्मा उत्सर्जित करते हैं। जैसे अगर कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम जल में डालते हैं और यह घुल करके एक बुझा चूना सॉफ्ट लाइम बनाता है तो यह हीट जनरेट करता है, अर्थात यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट को अगर हम जल में डालते हैं तो वह घुलकर हीट जनरेट करता है तो वह एक्सोथर्मिक हुआ। अगर अब एथेनॉल है, अगर उसमें हम किसी मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कम सॉल्वेंट जैसे पेट्रोल को, बेंजीन को मिलाते हैं तो वह हीट एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, तो उसको बोलेंगे इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक उष्माशोषी। तो पदार्थों की विलेयता दो तरह की होती है, कुछ उष्मा लेते हैं और कुछ उष्मा देते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार की सॉल्युबिलिटी है। यदि अब जो विलेयता होती है वह टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उष्मा क्षेपी में देखिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता घट जाती है, यानी जब कोई उष्मा क्षेपी विलेयता होती है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। अर्थात एक्सोथर्मिक होने के कंडीशन में जब वो एक्सोथर्मिक होगा तो सॉल्युबिलिटी यह एंटी प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, सॉल्युबिलिटी एंटी प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, अगर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन जब वो इंडोथर्मिक हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। यानी सेकेंड कंडीशन क्या होगा कि जब कोई उष्मा शोषी विलेयता होती है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। यानी इंडोथर्मिक होने की कंडीशन में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यह किस कंडीशन में होगा? जब यह इंडोथर्मिक होगा। इंडोथर्मिक होने पर सॉल्युबिलिटी
टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और जब वह एक्सोथर्मिक होगा तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के एंटी प्रोपोर्शनल होगी। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाली जो तीसरा फैक्टर है वह है दाब, प्रेशर। दाब अगर बढ़ाया जाए तो विलेयता सामान्यतः ठोस पदार्थों की बढ़ती है। किसकी बढ़ती है? ठोस पदार्थों की बढ़ती है। गैसीय विलयन में गैसों की विलेयता भी दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर पदार्थों की विलेयता बढ़ती है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, प्रेशर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो बच्चों ये तीन फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करते हैं। पहला नेचर, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा है प्रेशर। तो तीनों के बारे में हम विस्तार से समझा दिए, इसे नोट कर लीजिएगा। अब इसे नोट करने के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गैस का द्रव में विलयन। सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। देखिए, जो गैसों की जो विलेयता होती है, यह कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो जल में अधिक विलेय होती हैं, कुछ कम विलेय होती हैं। तो देखिए, अत्यधिक विलेय गैसें कौन कौन हैं? अत्यधिक विलेय, अत्यधिक विलेय जो गैसें हैं उसमें है अमोनिया, HCl। अमोनिया जल में अत्यधिक विलेय है। यह जल के संपर्क में जाते ही जल में घुल करके अमोनियम हाइड्रॉक्साइड जैसे पदार्थ में बदल जाती है, अर्थात ये अत्यधिक विलेय है। कुछ गैसों की विलेयता कम होती है, कम विलेय गैसें जैसे N2, O2 इत्यादि। सबसे कम विलेय गैस जो होती है वह है हीलियम, यानी सबसे कम विलेय गैस कौन सी गैस है? हीलियम।
यह एक अक्रिय गैस है, इसकी विलेयता जल में बहुत कम होती है। अब एक साइंटिस्ट थे हेनरी। हेनरी ने 1803 ईस्वी में गैसों की विलेयता और दाब के संबंध में कुछ प्रयोग किए और एक नियम प्रतिपादित कर दिए जिसको हम कहते हैं हेनरी का नियम। तो 1803 ईस्वी में डब्ल्यू हेनरी ने 1803 ईस्वी में एक नियम प्रतिपादित किया जिसको हम बोलते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, यह नियम विलेयता और दाब के बीच का संबंध बताती है। किसके बीच का संबंध बताती है? विलेयता और दाब के बीच का। अब हम लोग देखेंगे हेनरी का नियम क्या है। हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। बच्चों, हेनरी का नियम बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। हर एग्ज़ाम में लगभग हेनरी के नियम अक्सर आते रहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे हेनरी का नियम है क्या। तो पहला है, आगे देखिए, हेनरी के नियम को दो तरह से बताया गया है। पहला यह है, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। यानी स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होती है। तो हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये भी एक हेनरी का नियम है। हेनरी के नियम को कई तरह से दिया गया है। तो एक नियम ये भी है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। अब इसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में दिया गया है, इसे नोट कर लीजिए, फिर मोल फ्रैक्शन के टर्म को बताते हैं। चलिए, अगर मोल प्रभाज के टर्म में दिया गया हो, मोल प्रभाज के टर्म में हो, तो हेनरी के नियम को हम कैसे लिख सकते हैं? किसी गैस का
आंशिक दाब, इसका सिंबल पे आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज यक्स के समानुपाती होती हैं। अर्थात गैस का आंशिक दाब P उसके मोल प्रभाज यक्स के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या P इक्वल टू के एच एक्स, जहाँ के एच बराबर हेनरी स्थिरांक है। एक्स गैस का मोल प्रभाज है और P गैस का आंशिक दाब है। आंशिक दाब का मतलब पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर। तो यह हेनरी का नियम है। तो हेनरी के नियम को दो तरह से लिखा जाता है। अब इसमें यह पूछा जाता है हेनरी का नियम कब लागू होगा, किस प्रकार के विलयनों पर लागू होगा, तो उसके सीमाओं को हम लोग देखेंगे। इसे नोट कर लीजिए, फिर सीमाएं बताते हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी का नियम कब लागू होगा, इसको ध्यान देना है। तो पहला है, हेनरी का नियम केवल आदर्श गैसों के विलयन पर लागू होता है। तो पहला हो जाएगा, हेनरी का नियम केवल आदर्श गैसों, आइडियल गैसेज, आदर्श गैसों के विलयन पर लागू होता है। दूसरा है, अगर कोई भी गैस अगर विलायक के साथ क्रिया कर लें या जाकर उसमें टूट जाए तो उस पर यह लागू नहीं होगा। यानी हेनरी का नियम उन गैसों के विलयन पर लागू नहीं होता है जो विलायक से रासायनिक क्रिया कर लेते हैं
कर लेते हैं। जैसे कि अमोनिया गैस है, अगर इसको जल में डालते हैं तो जल एक विलायक है, तो अमोनिया इसमें जाकर जल से क्रिया कर लेती है और अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बना देती हैं। क्या बना देती हैं? अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। तो यह एक रासायनिक अपक्रिया कर ली, इसलिए इस पर हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। तीसरा लिमिटेशन यह है कि हेनरी का नियम उन गैसों पर भी लागू नहीं होगा जो आयनों में टूट जाते हैं। तीसरा है हेनरी का नियम उन गैसों के विलयन पर भी लागू नहीं होता है, जो आयनों में टूट जाते हैं। जो आयनों में टूट जाते हैं या आयनों में वियोजित डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अगर इसको जल में डाला जाए तो यह आयनों में टूट जाता, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन। इसलिए इस विलयन पर भी हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। तीसरा कंडीशन यह है कि हेनरी का नियम, चौथा कंडीशन यह है हेनरी का नियम स्थिर ताप पर लागू होता है। यह है स्थिर ताप पर लागू होता है। कब लागू होता है? स्थिर ताप। ये हेनरी के नियम की सीमाएं हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे हेनरी के नियम का अनुप्रयोग क्या है। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। तो देखिए, पहला अनुप्रयोग क्या है? जो कार्बोनीकृत पेय होते हैं, कौन से पेय? कार्बोनीकृत पेय। कार्बोनेटेड लिक्विड। कार्बोनेटेड लिक्विड जैसे कोल्ड ड्रिंक, बियर इत्यादि।
आप देखे होंगे इसमें CO2 गैस हाई प्रेशर पर घुली होती है। कौन सी गैस घुली होती है? CO2 घुली होती है किस पर? हाई प्रेशर पर। और जैसे ही हम बॉटल को खोलते हैं तो बॉटल एटमॉस्फेयर से कनेक्ट हो जाता है, बॉटल के अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाती है और घुली हुई CO2 बबल्स के रूप में बहुत तेज़ी के साथ सनसनाहट की आवाज़ में निकलती है। यानी दाब, प्रेशर घटने पर या बोतल ओपन करने पर CO2 तेज़ी से बाहर निकलती हैं, बाहर निकलती हैं। तो हेनरी के नियम का पहला अनुप्रयोग यह है कि कुछ सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक, बियर वगैरह, उसमें हाई प्रेशर पर CO2 घुल जाती है, यानी प्रेशर बढ़ाने पर विलेयता बढ़ गई। जब उसको हम बोतल को ओपन करते हैं तो प्रेशर घटती है और CO2 तेज़ी के साथ बाहर आती है। तो ये पहला अनुप्रयोग है। दूसरा ये देखा गया कि अगर हम केतली में या किसी बर्तन में पानी को गर्म करते हैं तो उसमें घुली हुई गैस बबल के रूप में बाहर निकलने लगती हैं। यानी दूसरा अनुप्रयोग क्या है, इसको हम लिख सकते हैं गर्म करने पर ऑन हीटिंग। जब हम जल को गर्म करते हैं तो आप देखे होंगे छोटे छोटे बबल के रूप में पहले गैसें निकलती हैं, अर्थात इसमें जो घुली हुई गैस हैं ये कहाँ निकल जाती है? बाहर। इसका मतलब कि ताप बढ़ाने पर विलेयता गैसों की घट रही है। जैसे हम कह सकते हैं जल को गर्म करने पर उसमें घुली गैसें बुलबुले के रूप में बाहर आने लगती हैं। तो जब हम लोग जल को गर्म करते हैं तो आप देखे होंगे उसमें से छोटे छोटे बुलबुले निकलते हैं और ये बुलबुले उसमें घुली हुई गैस की होती हैं और बाहर आने लगते हैं। इसका मतलब क्या है, जो गैस की सॉल्युबिलिटी है टेम्परेचर बढ़ाने पर घट जाती है। यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये घट जाती है, एंटी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, घुली हुई गैस बाहर निकलती है। अगर इसके ठीक अपोजिट जब हम जल को ठंडा करते हैं यानी टेम्परेचर कम करते हैं तो उसमें और गैसें घुल जाती हैं, इसीलिए ठंडा जल हमें पीने में अच्छा लगता है और गर्म जल से गैसें बाहर निकल जाती हैं, इसलिए हमें गर्म जल पीने में स्वादिष्ट नहीं लगता है। यह नोट कर लीजिए। और बताते हैं अभी
तीसरा अनुप्रयोग देखिए, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, स्कूबा डाइवर्स, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, यह अपने शोषण के लिए जो गैस ले जाते हैं उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण नहीं होता है। हम लोग जो सामान्य वायु में जो श्वसन करते हैं तो हम लोग कौन सी गैस लेते हैं? O2 प्लस N2 का मिश्रण लेते हैं प्रायः। लेकिन जो गोताखोर ले जाते हैं, गोताखोर, वह किसका ले जाते हैं मिश्रण? O2 प्लस हीलियम का। क्यों गोताखोर ले जाते हैं? अगर हाई प्रेशर होगा तो नाइट्रोजन उनके ब्लड में घुल जाएगी, और नाइट्रोजन का ब्लड में घुलना ये पेनफुल होता है। किंतु हीलियम सबसे कम विलेय गैस है, और जब समुद्र में जाएंगे तो पानी का प्रेशर बढ़ता है और हीलियम नहीं घुलेगी, इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई पेन नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं समुद्र में जाने पर जो जल का प्रेशर बढ़ता है, यानी प्रेशर अगर हम बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ती है, तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अब देखिए होता क्या है, अगर नाइट्रोजन गैस उच्च दाब पर ब्लड में घुल जाने पर यह पेनफुल होता है, यानी दर्द होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी गोताखोर को, पेनफुल होता है। अतः गोताखोर O2 प्लस N2 का मिश्रण नहीं ले जाते हैं। तो शोषण क्रिया के लिए गोताखोर किसका मिश्रण नहीं ले जाते हैं? N2 और O2 का। अब हम कह सकते हैं हीलियम सबसे कम विलेय गैस है, अतः यह ब्लड में हाई प्रेशर पर भी बहुत कम घुलेगा, बहुत कम या नहीं घुलेगा। इसलिए गोताखोर अपने साथ O2 प्लस हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं। इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखिए चौथा अनुप्रयोग हम लोग देखेंगे हेनरी का क्या है। देखिए चौथा अनुप्रयोग है ऊंचाई की बीमारी एनेक्सिया।
आप देखे होंगे जैसे अगर कोई पहाड़ी है और इस पर कोई व्यक्ति चढ़ रहा है, तो जैसे जैसे ऊंचाई पर जाता है तो आप देखे होंगे उसको थकान महसूस होती है और वो हाँफने लगता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाता है उसका प्रेशर, वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। यानी ऊंचाई पर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटती है। इसलिए O2 रक्त में कम घुलता है, जिससे एनॉक्सिया की बीमारी हो जाती है। एनॉक्सिया की बीमारी हो जाती है। एनॉक्सिया का लक्षण क्या है? लक्षण है इसका घबराहट, बेचैनी, थकान। यानी जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ता है तो प्रेशर घटता है और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घट जाती है। अर्थात ये हेनरी के नियम का ही अनुप्रयोग है कि जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है, गैस की सॉल्युबिलिटी है, यह प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप देखिए जैसे ऊंचाई पर गए, प्रेशर घटा तो सॉल्युबिलिटी घट गई, किसकी? O2 की। तो यही कारण है कि ऊंचाई पर जब हम लोग चढ़ते हैं या ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में जब हम लोग सीढ़ी से चढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दाब घटने के कारण O2 की सॉल्युबिलिटी घट जाती है और हमें थकान, घबराहट, बेचैनी महसूस होने लगती है। तो आज के इस टॉपिक में विलेयता क्या है, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग को हम बहुत विस्तार से बताएं। अब नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे आगे प्रासरण दाब वगैरह यानी अणुसंख्यक गुणों पर चर्चा करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर। तो इसे नोट कर लीजिए। धन्यवाद।